हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 की फिजिक्स पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। आज हमको उसके आगे पढ़ना है कूलाम्ब। क्या क्या पढ़ना है हम देख लें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बाद लिमिटेशन, कूलाम्ब लॉ पढ़ना, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कूलाम्ब लॉ पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, इसी के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम्ब लॉ हो गया, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्ब लॉ हो गया, फिर हो गया कंपैरिजन ऑफ with comparison of Coulomb's law with gravitation, law with law of gravity। उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसी के क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। रिलेटेड टू कूलॉम्ब। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं कूलॉम्ब का नियम। लिमिटेशन मतलब होता है कूलॉम्ब के नियम की सीमाएं। कूलॉम्ब के नियम की सीमाएं। कंपैरिजन ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ विद लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब कूलॉम्ब के नियम की तुलना कूलॉम्ब के नियम की तुलना गुरुत्वीय न्यूटन के गुरुत्व नियम से करना। गुरुत्वीय के नियम से कूलॉम्ब के नियम की तुलना गुरुत्वीय नियम से। और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। क्या, आंकिक प्रश्न जिसको बोलते हैं, आंकिक प्रश्न। इतना चीज हमको आज पढ़ना है। इस वीडियो में हमको इतना चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कूलॉम्ब का नियम। क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कूलॉम्ब का नियम। देखो सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम कूलॉम्ब का नियम। ध्यान से समझिए। आपने एक चीज पढ़ा है इससे पहले, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। ये चीज है ना, आपने पढ़ा कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। फिर दूसरा चीज आपने पढ़ा था कि लाइट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। मतलब समान चार्ज आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और डिफरेंट चार्ज जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज है ना,
मतलब ये रिपल कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ, और ये सेम चार्ज यहाँ भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये डिफरेंट चार्ज, बोलो यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इधर रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, फिर रिपल्सन को बोलते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। और यहां इसको बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं इसको, आकर्षण बल। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिए। आपने पढ़ा है कि समान आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं ना, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। यही पढ़ना है हमको, कूलाम के नियम के अंतर्गत पढ़ना है कि ये किस नियम, मतलब किस तरीके से प्रतिकर्षित करते हैं, किस तरीके से आकर्षित करते हैं, या इनके बीच में लगने वाले बल का वैल्यू कितना होगा। इसी को पढ़ना किसके थ्रू, कूलाम के नियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। सपोज करिए ये एक चार्ज है प्लस Q1 एंड द सेकेंड चार्ज इज प्लस Q2। ओके, इसके ऊपर लिख देता हूं, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2। ओके, और ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटे चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है नहीं। कूलाम का नियम, अभी लिमिटेशन हम बताएंगे, तो कूलाम का नियम हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा, छोटा चार्ज, है ना। छोटा चार्ज का तात्पर्य क्या है, छोटा चार्ज का मतलब होगा कि चार्ज जो होंगे वो डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत कम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि ये अगर हम ये कहते हैं कि ये 1 मीटर इनकी रेडियस है, 1 मीटर इनकी रेडियस है, इनके बीच की दूरी कितनी, हमने बता दिया 2 किलोमीटर, सॉरी हमने बता दिया 2 मीटर, 2 मीटर हमने बता दिया, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, और इनको हमने कह दिया 1 मीटर का, कितना क्या कह दिया, 1 मीटर का। ठीक है ना, समझ गए, 1 मीटर 1 मीटर। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं रहे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर बहुत बड़ा, डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर ही है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम लगभग 2000 किलोमीटर कह दें, तब क्या हो जाएगा, तब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, अब उसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जो कूलाम का नियम, जो दोनों चार्ज दिए हमने क्या बताया, पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉइंट चार्ज। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। कितनी है डिस्टेंस, r। अब बीच की डिस्टेंस का क्या तात्पर्य है, बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है सेंटर से दूरी, इनके बीच की, यहां से दूरी नहीं, यहां से दूरी नहीं, इनके बीच के सेंटर से दूरी। ठीक है ना, इनकी सेंटर से दूरी और इनके सेंटर से दूरी, समझ गए। ये कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि दो, इधर लिख देते हैं, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, हमने यहां ध्यान दीजिए बिंदु आवेश लिखा है, बिंदु आवेश मतलब होता है पॉइंटेड चार्ज, बहुत छोटा चार्ज। ठीक है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती। ये है कूलाम का नियम है। एक्चुअली कूलाम का कोई नियम नहीं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया है ना। ये कूलाम का नियम कब बनाया गया? एक समय था कि जब पूरे विश्व में एक प्लेग नाम की पैंडेमिक चली थी। प्लेग है ना, प्लेग जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है ना, वैसे वैसे एक समय था जब पूरे विश्व में एक प्लेग पैंडेमिक चली थी, ठीक है ना। एक प्लेग पैंडेमिक चली थी, तो उस समय कूलाम साहब जब घर में बैठे थे तो उन्होंने एक जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उनको प्रैक्टिकल करते करते ये लगा कि अगर चार्ज है तो उनके पीछे फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स के बारे में वो पढ़ रहे थे, फोर्स के बारे में लगातार वो एप्लीकेशन कर रहे थे, उसका प्रैक्टिकल कर रहे थे, पढ़ रहे थे ना। तो उनको ये पता चला कि अगर फोर्स है दोनों तो उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और क्या लगेगा, और क्या पता बताया उन्होंने, और ये बताया कि उनके बीच जो लगने वाला बल होगा, उनके बीच लगने वाला जो बल चाहे जो है आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण होगा, तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पहली चीज तो उन्होंने बताया क्या है, देखो यहां से पढ़ो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कोई भी हो सकता है। ये जो बल है ना, ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के नेचर पे। चार्ज के नेचर का क्या तात्पर्य है? चार्ज का नेचर का तात्पर्य वही जो आपने पढ़ा है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। वही दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो पहला नियम तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ो। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कौन? लगने वाला बल, मतलब लगने वाला बल जो होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेकंड, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है क्या? कूलाम का नियम। ओके, यही कूलाम का नियम है। तो देखो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिला लें, आप देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो, एक ये जो नियम है, दूसरा वाला इन्होंने दूसरा प्रिंसिपल दिया है, ये वाला ध्यान समझिएगा। ये जो प्रिंसिपल है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। देखो आगे ध्यान से, ये तो हमने बता दिया कि इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। दोनों इक्वेशन हमने मिलाया तो हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर आप एक चीज जानते हो फिजिक्स में कि अगर हमको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाना हो, चेंज करना हो इसमें इक्वल में, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कांस्टेंट। तो हमने k लगा दिया, k इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखिए, इतना लिख लिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, है ना, फिर आगे बताते हैं। इसको इतना लिख लीजिए। देखिए बेटा, ये इक्वेशन अगर हम आगे लिखें F इक्वल टू, ये इक्वेशन अगर हम आगे लिखें F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ K एक चीज है, नया आया है K को क्या बोलेंगे? लिखेंगे जहां, ऐसे लिखिए, where K is a proportional constant, K is a constant। इसको हिंदी में लिखेंगे जहां
जहां के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नियतांक जिसको कहते हैं, क्या है नियतांक, मतलब k की वैल्यू फिक्स होगी। किसके लिए, एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए k की वैल्यू फिक्स होगी। अब k के लिए जो है k की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, k की वैल्यू k का मान दोनों आवेशों के बीच मीडियम, जैसे ये आवेश हो गया ना, दो आवेश हो गया, तो इनके बीच कौन सा मीडियम है, कौन सा माध्यम है, उस पर डिपेंड करेगा। k का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आगे हम देखेंगे जो k की वैल्यू होती है, ध्यान समझिएगा, f इक्वल टू k को रिप्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। अगला हमने क्या को रिप्लेस, k को रिप्लेस कर दिया, कितना k इक्वल टू हमने लिख दिया, इधर देखो ध्यान समझो, हमने k को बताया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमने बताया किस पे डिपेंड करेगा, माध्यम पर डिपेंड करेगा, और k की वैल्यू होगी कितनी, k विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली होता है एप्सिलॉन, क्या होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बोलिए, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या होता है, हमने एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी, इसको बोला जाता है इसी को शायद, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अब ध्यान समझो परावैद्युतांक क्या, और यहाँ नॉट क्यों लिखा गया, ध्यान समझिएगा, इसको जीरो नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इसको जीरो नहीं पढ़ेंगे, इस एप्सिलॉन जीरो नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझो क्या मामला है, नॉट हमने क्यों लिखा, नॉट का मतलब ये हो गया। अच्छा फिर से एक चीज और भी यही देख लेते फिर बताते हैं, जो k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 9.0 into 10 पावर कितना, 10 पावर 9, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है, इतनी होती है इसकी वैल्यू। एक चीज ध्यान समझिए, ये किसकी वैल्यू होती है, जब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अगर एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ कि इसके बीच में जो आपने दोनों क्या लिया था, जो आपने दोनों चार्ज लिया था, ध्यान समझिएगा, ये दोनों आपने जो चार्ज लिया था छोटे छोटे, ये दोनों चार्ज जो लिया था आपने छोटे छोटे q1 q2, अगर इनके बीच या तो कोई माध्यम ना हो, या तो कोई माध्यम ना हो, अगर कोई माध्यम हो तो या तो क्या हो, हवा हो, केवल क्या हो, केवल हवा हो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब कोई परमिटिविटी नहीं है, कोई वहां पे क्या नहीं है, अवरोध नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परमिटिविटी नहीं है। एप्सिलॉन नॉट मतलब होता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट मतलब कोई परमिटिविटी नहीं है। अगर कोई परमिटिविटी आ जाएगा तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, और हटेगा तो उसका वैल्यू ये नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये जो 9.0 into 10 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ना, ये कब है, जब एप्सिलॉन नॉट है, मतलब कोई परमिटिविटी नहीं है, या तो वहां पे वैक्यूम है, निर्वात है, या तो हवा है, या तो कोई माध्यम है, ठीक है ना, समझ लो, ये मामला है। कब, जब 9.0 into 9 वैल्यू होगी, तब किस कंडीशन में होगी, जब वहां पे उस दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं होगा। तो अगर कोई माध्यम होगा तो सीधे सीधे आपको बता देगा, कोई माध्यम होगा तो सीधे सीधे आपको बता देगा कि जो है, कोई माध्यम होगा तो सीधे सीधे वो बता देगा आपको कि यहाँ पे माध्यम दिया होगा, उसकी वैल्यू फिर ये नहीं रखी जाएगी, कुछ दूसरी रखी जाएगी, ठीक है, ओके, ध्यान से समझिए। हमने बताया इसका कोई जो है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, ठीक है।
ठीक है बेटा, ओके ध्यान रखना। अभी यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं रेस कर देता हूँ, लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए आगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, है ना। हमने कहा कि जो है फोर्स लगेगा दो, फिर से लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। इसका वैल्यू हमने कह दिया Q1, इसका वैल्यू हमने कह दिया Q2। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो बताओ इनको लाइन ज्वाइनिंग लाइन क्या होगी, ये होगी। बताओ ध्यान से बताओ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इनके कारण इनमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। इनके कारण इनमें फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इनके कारण इनमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ठीक, क्लियर। ये F होगा और ये क्या होगा, F होगा। क्लियर। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे। इसको पढ़ते हैं F12, इसको पढ़ते हैं F21। इसको एक्चुअल में क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है F4 ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। मतलब इस वाले चार्ज पे इसके कारण लगाया गया बल, चाहे वो आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण होगा, लगेगा बल किस पे, इसी में तो लगेगा ना, किसके कारण लगेगा, इसके कारण। तो ये इस डायरेक्शन में होगा। F ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, इसको ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान समझो, अभी आपने पढ़ा है चाहे F12 हो, क्या होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, चाहे F21 हो जाए, चाहे F21 मतलब F फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप देखिए इन दोनों को, आप केवल एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आप केवल एक चीज देखिएगा कि इन दोनों का केवल डायरेक्शन चेंज है। क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। ठीक है ना, दिशा एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। ठीक है ना, केवल क्या चेंज है बेटा, डायरेक्शन चेंज है। बाकी मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। जो किसका फॉलो कर रहा है, आपने पढ़ा है न्यूटन का तृतीय नियम। क्या पढ़ा है, न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा है। आप पढ़ते हैं मॉड ऑफ F12 इक्वल टू मॉड ऑफ F21। मॉड क्या होता है, ध्यान समझो। मॉड का कुछ लोगों को मामला नहीं समझ में आ रहा होगा। मॉड आप 11 तो पढ़े ही ना, मॉड वर्ड तो जानते ही होंगे, वेक्टर पढ़ाया गया ना आप लोगों को 11th में, है ना। आप जानते होंगे मॉड क्या होता है। अगर नहीं जानते फिर भी मैं बता देता हूँ। मॉड का मतलब हुआ, सपोज करो ये लिखा है -5, ये लिखा है +5। मॉड की बात करेंगे तो केवल इसकी वैल्यू लिया जाता है। मॉड मतलब उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड मॉड। इसमें कभी साइन नहीं लिया जाता है, इसमें हमेशा क्या लिया जाता है, वैल्यू लिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या है देखो, साइन इसका इधर है, इस तरफ इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। अब फोर्स होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, आपने बहुत पहले पढ़ा है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें दिशा बताना बहुत जरूरी है। तो इस वाले फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस पे लगाया गया एक फोर्स का डायरेक्शन ये है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, समझ लो। किसका नियम का पालन करता है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हम बार ये के क्यों लिखते हैं, के क्यों लिखते हैं, ये के क्यों लिखते हैं। के का मतलब हम बार केवल ये नहीं लिखते, हम क्या क्या नहीं लिखते, हम ये नहीं लिखते F इक्वल टू, ध्यान समझो, 1 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F ऑन Q1 ध्यान समझो,
ये सब कहीं मैंने बताया के इसलिए लिखा जाता है कि के को आप चेंज कर देगा। अगर हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया कि कूलाम का नियम केवल वहां लगेगा जहां पे कोई मीडियम नहीं होगा, है ना। अगर हमने फार्मूला में ये लिख दिया, फार्मूले में हमने ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कूलाम का नियम केवल वहीं लगेगा जहां पे कोई मीडियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट वही होता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता है ना। समझ लो, ये एक स्पेशल कंडीशन होगी। बाकी ये जो है, जो आपके हमने लिखा के की जगह आप एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आप कह दीजिए कि हम जो है कांच में करा रहे हैं, आप कोई दूसरा मीडियम लगा दीजिए, कोई भी मीडियम लगा सकते हैं ना। समझ लो, कोई भी मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आता है, केवल वैक्यूम के लिए आता है। और इसकी वैल्यू मैंने बताया था हमेशा कितनी होती है इसकी वैल्यू, अगले स्टेप में इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू इतनी होती है, समझे नहीं समझे? इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। मतलब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 × 10⁻+9 nm² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। कोई समस्या नहीं। ये है आपका किसका नियम है, ये कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम। ठीक है, इतना है कूलाम का नियम। अगर हम यही से एक बात आगे चल रहे, अगर मॉड हटा दें तो बताओ F12 = -F21 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। F12 = -21 क्यों? क्योंकि इक्वल तो होगा, लेकिन मॉड हमने हटा दिया तो क्या हो गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज आपको याद रखनी है कूलाम के नियम में, इतनी चीज आपको याद रखनी है। यह है कूलाम का नियम, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, आगे की हेडिंग क्या है, आगे की हेडिंग है लिमिटेशन। अगले हेडिंग में क्या बताया था, याद करो, हमने बताया था इसके बाद हमको पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ कूलाम चार्ज। कूलाम लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। देखो ध्यान से, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। सीमा, सबसे पहली सीमाएं क्या है बोलो? सबसे पहले जो लिमिटेशन है, सबसे पहला है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसके लिए बोलिए, बताया था हमने, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। हिंदी में कहते हैं, यह नियम, मतलब कौन नियम, कूलाम का नियम, यह नियम केवल बिंदु आवेश, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। और बिंदु आवेश का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, यहीं से लिख लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट हम जानना चाहें कि बिंदु आवेश का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई बिंदु आवेश क्या है, कितनी साइज का होना चाहिए? बेटा बिंदु आवेश हमेशा याद रखिए कि दूरी के सापेक्ष, दूरी, उनके बीच की दूरी के सापेक्ष उनका जो वॉल्यूम हो, उनका जो आकार होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले भी एग्जांपल बताया था, सपोज करो कि 1 मीटर रेडियस है इसका। कितना मीटर है? 1 मीटर रेडियस है इसका। इसका भी 1 मीटर रेडियस है। तो ये आप क्या आप कह सकते हैं ये बिंदु चार्ज है? तो आप कहेंगे कि सर हम अभी तो नहीं कह सकते ये बिंदु चार्ज है, जब तक आप इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बताएंगे। जैसे हमने कहा ये 1 मीटर, हमने इनको कर दिया खाली 5 मीटर, बोलो 5 मीटर कर दिया। अरे कहेंगे नहीं सर ये तो बिंदु चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? कहाँ? 5 मीटर। और ये खुद इतने इतने गोले रखे हैं, इतने इतने गोले रखे हैं। 1 मीटर बहुत बड़ा हो गया भाई, इतना इतना रखा है, कितनी कितनी दूर पे? 5 मीटर। तो आप तो कहोगे ये बिंदु थोड़ी ना, ये तो पूरा पूरा क्या है, गोला है, बहुत बड़ा है ना, तो बिंदु चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हमने कह दिया कि ये कितनी दूरी पे रखा है? 5000 किलोमीटर पे रखा है, 5000, तो आप कहिएगा हाँ सर अब हो सकता है ये बिंदु चार्ज, अब ये हो सकता है।
ठीक है। तो बिंदु चार्ज की कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, बस खाली इसका कॉन्सेप्ट जानना है कि डिस्टेंस अगर बड़ी है तो डिस्टेंस की अपेक्षा दोनों के बीच के डिस्टेंस की अपेक्षा जो है इनका रेडियस छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये बिंदु चार्ज हो जाएंगे। ओके, ध्यान समझो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट इसी पे दूसरा पॉइंट लिखना है आपको। क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट है दिस रूल या इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। इसके लिए हिंदी में लिख देता हूं, ये नियम केवल रुके हुए आवेश पर लागू होता है। रुके हुए आवेश पर लागू होता है, मतलब कि जो आपने दो Q1 Q2 रखा था, ये दोनों क्या होने चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए, रुके हुए। ऐसा नहीं ये मूव कर रहे हैं। अगर मूव करेगा तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उसको निकालने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा लेकिन उसको निकालने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। वो किससे नहीं निकलेगा? वो कूलाम के नियम से नहीं निकलेगा। अब ध्यान समझो, अगर हमने कह दिया एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, हम कहते हैं ये मूव कर रहा है Q1 Q2, एक स्टेशनरी रुका हुआ है, रेस्ट में है, दूसरा भी अगर रेस्ट में है तो कूलाम का नियम लग जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्या होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर हमने कह दिया Q1 और दूसरा Q2, ये दोनों चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूविंग है, ये भी मूविंग चार्ज है, तो इस पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर क्या हो गया, ये Q1 है और ये Q2 है, दो चार्ज है, एक स्टेशनरी है, एक रेस्ट में रुका हुआ है, एक क्या है? रुका हुआ है, और दूसरा मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तब इस पे कूलाम का नियम लग जाएगा। बना लीजिए इसको। रेस्ट मतलब रुका हुआ, चल रहा, रुका हुआ, चल रहा, रुका हुआ, चल रहा, ठीक है। अगर दोनों रुका हुआ तो लग जाएगा, दोनों चल रहा है तो नहीं लगेगा, कम से कम एक रुका हुआ है तब भी लग जाएगा। कौन सा? कूलाम का नियम लग जाएगा, ठीक है। इतना चीज, ठीक, ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन। इतना क्लियर करिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिखिए जल्दी, इसको कंप्लीट करिए।